सीएम योगी का कल वाराणसी दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, राहत और बचाव कार्यों को लेंगे जायजा। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत, हादसे में यूपी के 11 लोगों की गई जान। सीएम योगी ने आर्थिक मदद देने का किया ऐलान, पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। रायबरेली में क्राइम कंट्रोल को लेकर एडीजी सुजीत पांडे ने की समीक्षा बैठक, साइबर क्राइम और ड्रोन संबंधी शिकायतों पर हुई चर्चा, अपराध नियंत्रण को लेकर दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत होगा दीपोत्सव, संत शरण मिश्रा बनाए गए नोडल अधिकारी। 19 अक्टूबर को होगा भव्य दीपोत्सव का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन, हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम कानूनों के सरलीकरण को लेकर एक अहम बैठक की है। इस बैठक में श्रम सुधारों को सरल और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई है। सरकार का उद्देश्य है कि नए नियमों से रोजगार के अवसर बढ़े और कामगारों के अधिकार सुरक्षित रहें। आगे की योजना पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से मुलाकात की। तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से इस दौरान दिए गए। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा रहने वाला है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम, राहत और बचाव कार्यों को लेकर जायजा भी सीएम की ओर से लिया जाएगा। वाराणसी में तेजी से गंगा का जलस्तर जो है बढ़ रहा है, ऐसे में कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, खासकर निचले इलाकों में पानी भर गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो चेतावनी स्तर को पार कर गया है और खतरे के स्तर के करीब है। पिछले 24 घंटों में 2 मीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बनारस में या फिर कहा जाए जो कि गंगाधर की नगरी है, गंगाधार में फिर एक बार काशी को बाढ़ के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। मौजूदा जो जलस्तर है, अभी तक की फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी है, वो जलस्तर स्थिर हो चुका है। राहत की बात काशी वासियों के साथ साथ पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए जो जिले गंगा नदी के किनारे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल एक 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरा है और दौरे के दौरान वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसी जो अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले ही पिछले हफ्ते ही काशी आने वाले थे, लेकिन उनकी कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल उनका आगमन काशी होना है और काशी को लेकर वो लगातार संजीदा भी रहते हैं। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, यहाँ की कानून व्यवस्था के लेकर, काशी वासियों के बीच किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर वो संजीदा रहते हैं। यही कारण है कि वो महीने में आमतौर पर 1 से 2 बार वो काशी आते हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था समीक्षा करते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और इसी क्रम में कल उनका प्रस्तावित वाराणसी आगमन भी है। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं, जो बाढ़ राहत शिविर केंद्र है। पिछले दफा भी देखा गया था कि जो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र था, सलारपुर जो बड़ा नदी के किनारे थी, तो वहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी थी। तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार काशी जो कैंट विधानसभा क्षेत्र है, उस इलाकों का वो निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण करने के बाद किसी अस्थायी बाढ़ राहत शिविर का वो भी मुआयना कर सकते हैं और वहां पे बाढ़ पीड़ितों से भी बातचीत कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उनको बाढ़ राहत जो सामग्री होती है उसका वितरण भी कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में होने वाला है कि आगामी 10 और 11 सितंबर के मॉरिशस के राष्ट्रपति का काशी आगमन होना है। जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम, वो काशी आगमन होना है। तो द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है भारत सरकार के साथ। तो शहर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित की जो द्विपक्षीय वार्ता है, ये संभावित है
तो इसका निरीक्षण और इसकी तैयारियों का जायजा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। क्योंकि 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और प्रतिपदा दिन की 8 तारीख से शुरुआत हो रही है। तो सप्तमी के दिन भी जो पिछले 2 बार से देखा जा रहा है जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो चूंकि जो उनके पूर्वज हैं वो भारत से ही होते हैं, तो लिहाजा वो पिछले 2 बार से यहाँ पर आकर यहाँ अपने पूर्वजों का वो जो श्राद्ध और तर्पण होता था वो काशी में करते हैं। तो इस बार पितृपक्ष में भी उनका आगमन हो रहा है जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बार काशी के गंगा घाटों पर एक बार फिर मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री होंगे वो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं उनके आवागमन का रूट क्या होगा, उनके सुरक्षा का ब्लूप्रिंट क्या होगा, द्विपक्षीय वार्ता क्या होगी, जो द्विपक्षीय वार्ता से संबंधित जो चीजें बिंदु होंगे उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों और ऐसे में अभिषेक जानना ये भी चाहेंगे क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कल वहीं प्रवास करेंगे या वापस लौट जाएंगे लखनऊ? देखिए निशु, मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल 2 दिवसीय जो प्रस्तावित कार्यक्रम है कल है, तो लिहाजा वो कल शाम तक वाराणसी आगमन होंगे। वाराणसी आगमन के बाद वो 12 राहत शिविर केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। दर्शन पूजन का कार्यक्रम, चूंकि जब जब वो काशी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल भी वो जाएंगे और उसके बाद वो जो राजकीय अतिथि गृह है उसमें वो रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन जो उनके कार्यक्रम होंगे पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि संगठन में बदलाव को लेकर काफी जो रसाकसी चल रही है, तो उसको लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। फीडबैक क्या है यहाँ के कार्यकर्ताओं को, उस कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर भी वो बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि 2027 का चुनाव है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और उससे पहले 27 के चुनाव का सेमीफाइनल होना है जो पंचायत चुनाव के रूप में भी देखा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में किस प्रकार से पार्टी तैयार है, क्योंकि तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं, जो नगर पालिका परिषद है, इन सबों के चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर भी वो संगठन के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दावेदारी किनकी है, किसको क्या संगठन में कौन सी कुर्सी दी जाए, इन सब चीजों को लेकर वो पार्टी पदाधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं सर्किट हाउस के में। जी निशो, ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वाराणसी, तमाम पहलुओं पर वो निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात वो करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में यूपी के 11 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद का भी यहां पर ऐलान कर दिया है। पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की मदद जो है सरकार की ओर से की जाएगी। प्रशासन की ओर से इसको लेकर जानकारी साझा कर दी गई है और ऐसे में प्रशासन जो है पीड़ितों के साथ खड़ा है, सरकार जो है पीड़ितों के साथ है। खबर आगरा से है, जहां रकाबगंज थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा से वैष्णो देवी दर्शन को गया परिवार हादसे का शिकार हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। 2 अन्य घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से आगरा भेजा गया है। परिवार के कुल 9 सदस्य यात्रा पर गए थे। हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है और ऐसे में एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये कुछ बताया कि हुआ कैसे, कुछ बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया। जैसे एक हादसा हुआ है, बारिश पड़ रही थी, तो बारिश पड़ते हुए पहाड़ किसके हैं, तो उसके ऊपर चादर डली रहती है, जो चादर उस पर पहाड़ गिरा है, उसमें एकदम हादसा हुआ है अर्धकुमारी पे। हाँ, तो दर्शन कर लिए थे, वापसी आ रहे थे लोग। एडीजी सुजीत पांडे 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें एसपी, एएसपी और क्षेत्राधिकारियों के साथ साथ सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे, जिनसे चर्चा की गई है। बैठक में विवेचनाओं की प्रगति, साइबर क्राइम और ड्रोन संबंधी शिकायतों पर खास ध्यान दिया गया। एडीजी ने अपराध नियंत्रण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए और पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाहियों से संवाद भी किया। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बातें हुई हैं, बिकॉज अभी हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 इज गणेश चतुर्थी और दूसरा 12 वफात, और दोनों में ही बहुत प्रिकॉशंस लिए जाने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों को देख लें कि कहीं कोई नई परंपरा नहीं हो, कहीं कोई तार ढीले नहीं हो,
कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए कि दो जुलूस आमने सामने आ जाए या एक टाइम पर रहे। जो टिपिकल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उस पर एक बार फिर हैमर करना जरूरी था कि हम बहुत सचेत रहें अभी से। क्राइम फ्रंट पे मैं बहुत खुश हूँ, रायबरेली की स्थिति बहुत अच्छी है, बट देन हमें और थोड़ा काम करना होगा कि कहीं कोई बड़ी बात नहीं हो जाए। एक घटना यहाँ घटी थी, आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी कि उसको जिस तरह से वर्कआउट हुआ, बहुत दिन लग कर हुआ, एक टीम एफर्ट से हुआ था खीरो में, वो बहुत अप्रिशिएबल है और बहुत उसकी मैंने तारीफ भी की है कि वो यहाँ के कप्तान साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके उसको खोला है और बहुत अच्छा खोला है। थर्ड फ्रंट जिसके लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब एंड पूरी पुलिस की टीम बहुत सक्रिय है और हम बहुत सेंसिटिव है इस साइबर क्राइम। और हमारी कोशिश लगातार है कि जितना पिछले वर्षों में हमने काम किया उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट करते चले जाए। इसलिए इसमें अभी ट्रेनिंग कराई जा रही है, सभी थानों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उनमें जितने लोग लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है सो दैट ये प्रोफेशनली बहुत एफिशिएंट हो जाए और हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो है उसमें बहुत तेजी भी है और गुणात्मक सुधार और अधिक हो जाए। तो यह एक थर्ड फ्रंट था जिसपे की बहुत बातचीत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद हेलीपोर्ट यहां पर बनेगा। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एक हेलीपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। 9 करोड़ 53 लाख की लागत से यह हेलीपोर्ट बनकर तैयार होगा। 26 सितंबर को खोला जाएगा निर्माण का टेंडर और कॉरिडोर बनाने के बाद श्रद्धालुओं को यहां पर बड़ी सेवा के तौर पर इसे सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 26 सितंबर को इसका निर्माण पोर्टल जो है खोला जाएगा। ये बड़ी खबर, जहां पर मिर्जापुर से बड़ी खबर, विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद अब हेलीपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्रा पर खाद की कालाबाजारी के आरोप के बावजूद अब तक निलंबन का आदेश जारी नहीं हुआ है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निलंबन के निर्देश दिए थे, जबकि इससे पहले डीएम भी सिफारिश कर चुके हैं। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी अब सवालों के घेरे में है। मामले को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब निगाहें शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या से, जहां दीपोत्सव को लेकर तैयारियां भव्य रूप से चल रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि नोडल अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। संत शरण मिश्रा नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें अधिकारी बनाया गया है। 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है, यानी अयोध्या नगरी एक बार फिर से जगमग होती हुई नजर आएगी। रामनगरी में इस बार का दीपोत्सव जो है वो हर बार से और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि रोबोटिक झांकियां सजाई जाएंगी। राज्याभिषेक यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे विदेशी कलाकार और दीपोत्सव में 4 देशों की रामलीला का मंचन होगा। यानी आप समझिए कितनी भव्य और दिव्य इस बार का दीपोत्सव रहने वाला है। और इस दीपोत्सव के लिए अब नोडल अधिकारी को भी यहां पर घोषित कर दिया गया है। रामनगरी में इस बार दीपोत्सव जो है भव्य दिव्य रहने वाला है और इसी को लेकर अब नोडल अधिकारी की घोषणा भी हो गई है। और ऐसे में देखिए, दीपोत्सव को लेकर नोडल अधिकारी यहां पर घोषित हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, संत शरण मिश्रा नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ऐसे में तमाम तैयारियों का जायजा जो है उनकी ओर से लिया जाएगा। और ऐसे में इस बार का दीपोत्सव जो है बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि रोबोटिक झांकियां इस बार निकाली जाएंगी और इसी के साथ साथ विदेशी कलाकार भी यहां पर पहुंचेंगे। 4 देशों की रामलीला का मंचन यहां पर होगा। तो ऐसे में आप समझिए किस तरीके से 4 चांद अयोध्या नगरी में लगते हुए नजर आएंगे। और विश्व विख्यात अयोध्या नगरी, जहां का दीपोत्सव जो है वो हर साल नए कीर्तिमान गढ़ता है और हर साल और ज्यादा खास ये बनता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में इस बार का दीपोत्सव कितना भव्य होगा, दिव्य होगा, इसकी इमेजिनेशन यानी इसको लेकर आप पहले से समझ सकते हैं जिस स्तर पर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। संत शरण सिंह मिश्रा को नोडल अधिकारी यहां पर घोषित किया गया है। अलीगढ़ शहर में महाराष्ट्र की तर्ज पर बड़े ही हर्ष उल्लास एवं धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश भगवान को स्थापित किया गया।
जिसको लेकर अलीगढ़ शहर के प्राचीन गिलहराज जी मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ ने बताया कि गणेश भगवान को गोबर और मिट्टी के बने हुए स्थापित करने चाहिए। पीओपी और अन्य वस्तुओं से गणेश जी नहीं स्थापित करने चाहिए, जिससे गणेश विसर्जन करने में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार गणेश भगवान को स्थापित किया जाता है और फिर उसी भावना के अनुरूप विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र की तर्ज पर अब गणेश चतुर्थी का त्योहार हर जगह मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल अलीगढ़ में भी बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है और सभी लोग अपने प्रतिष्ठानों पर, गलियों में, मोहल्लों में, अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं। मैं एक प्रतिष्ठित मंदिर गिलहराज जी में स्थित हूँ, जहाँ मेरे संग महंत भी मौजूद है। महंत जी के द्वारा जानूंगी क्या इनकी प्रक्रिया, क्या विधि है, क्या विधान है और क्या इसकी पूजा से लाभ मिलता है। इस तरह की जानकारी मैं इनसे लूंगी कि गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब यूपी में भी पूरे में मनाया जा रहा है। क्या इसके पीछे का राज है, क्या फैशन है, क्या उनके मन में आदमी को श्रद्धा है, क्या चीज है, वो मैं जानना चाहूंगी इनसे। तो मैं बात करूंगी बहन जी से कि उन्होंने भी अपने यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया अपने मंदिर में, क्या पूरी प्रेम। सर नमस्कार। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी क्या परिचय है। मैं महंत योगी कौशल नाथ, गिलहराज जी हनुमान मंदिर, अचल सरोवर। सर, जैसे कि महाराष्ट्र की तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है और अपने घरों पे गणेश जी को स्थापित किया जाता है, क्या विधि विधान है इसका। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी मूलतः महाराष्ट्र से आया एक पर्व है और मैं ये कहूँगा कि ये पूरा भारत अखंड है। पहली बात तो कोई भी पर्व कहीं से भी आ सकता है। आप देखते हैं कि खाटू श्याम जी की पूजा राजस्थान में होती थी, आज पूरे विश्व में हो रही है। बांके बिहारी वृंदावन से आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र की पूजा यहाँ नहीं हो सकती। पहली बात तो ये, लेकिन होना चाहिए विधि और विधान के अनुसार, शास्त्रों की अनुसार होना चाहिए, तो वो साथ संगत है, नहीं तो फिर वो बेकार है, व्यर्थ है, पूजा बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे यहाँ विसर्जन की जो परंपरा है पार्थिव गणेश या गोबर गणेश की है, और वो भी जो प्रतिमा है अधिकतम 10 से 12 इंच की होनी चाहिए। इससे अधिकतम प्रतिमा का विसर्जन किया ही नहीं जाता है। और केवल मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति या गोबर की मूर्ति, हमारे यहाँ पीओपी का प्रचलन बढ़ गया है। एक दूसरे की देखा देखी बहुत बड़े बड़े गणपति लाते हैं और विसर्जन करते हैं। विसर्जन से पहले ही खंडित हो जाते हैं, बहुत से नदियों में डालते हैं, नदियों में अब पानी में जाने से पहले ही खंडित हो जाते हैं। तो आपने क्या, आपके हिसाब से किस तरह की मूर्ति का निर्माण होना चाहिए जिससे कि उसकी पूजा शुद्धता मानी जाए और उससे उसको लाभ मिले जनता को। जो प्राचीन काल से परंपरा हमारी रही है मृतिका की, नदियों की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति हो, नदी में ही विसर्जन कर दो, सबसे अच्छा रहता है। उसके अलावा गोबर और मिट्टी या पंचगव्य, हमारे यहाँ पंचगव्य की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें कि गाय का गोबर भी है, दही है, दूध दही और मिट्टी भी सम्मिलित जैसे है। क्या प्रावधान रहता है गणेश जी के साथ, हम आप विसर्जित कर रहे हैं जिसको स्थापित करते हैं, स्थापित से विसर्जित तक का सफर क्या रहता है, उस पीरियड में किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या है इसका। इसमें कुछ लोग तो 3 दिन में विसर्जन करते हैं, 5-7, लेकिन अधिकतम 11 दिन की प्रक्रिया रहती है। और रोज़ हम ये कोशिश करते हैं कि जब एक बप्पा आए हैं, छोटे रूप में आए हैं, बाल रूप में आए हैं, तो बाल रूप में कम से कम 8 बार उन्हें दूध का, कभी दही का, कभी भोजन का, कभी रात में किसी और चीज़ का, मिष्ठान का इत्यादि का, अलग अलग तरह के मोदकों का इनका भोग लगाना चाहिए। पूरी मतलब ये समझना चाहिए हमारे घर में कोई मेहमान आया, उसी अनुसार हम सेवा करेंगे तो प्रतिदिन हमारी कोई ना कोई घर की कमी, नेगेटिविटी और भी जो परेशानियां घर में होती हैं, एक एक दिन में परेशानियों को समेटेंगे। उन परेशानियों के साथ जब हम उन्हें विसर्जन करेंगे तो हमारी परेशानी भी विसर्जित हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना रहता है। तो इसी मान्यता के अनुसार उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन पार्थिव और मृतिका की गणेश जी का। जैसा कि महंत जी के द्वारा बताया जा रहा है कि छोटे से गणेश जी जो प्योर मिट्टी से बने होने चाहिए, गोबर से बने होने चाहिए, ऐसी चीज़ों का निर्माण करके उसको स्थापित करना चाहिए, उसको विसर्जित करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिला है। पीओपी और पत्थर यानी किस चीज़ के भगवान जी बनाकर जगह जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 2 चरणों में लगाए गए 25% टैरिफ का असर अब गाजियाबाद जैसे इंडस्ट्रियल हब पर भी दिखेगा। इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में अग्रणी गाजियाबाद से हर साल करीब 18,000 करोड़ का निर्यात होता है। व्यापारियों का मानना है कि ये फैसला फिलहाल नुकसानदायक जरूर है, लेकिन दीर्घकाल में भारत को इसका फायदा भी मिलेगा। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं, रूस, चीन समेत कई देश भारत से व्यापार को तैयार हैं। ब्लैकमेलिंग वाली नीति है
उसे अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि भारत वो भारत नहीं है। भारत एक बहुत विकसित देश है और भारत निरंतर जो है प्रोग्रेस उस पे है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं देश विदेश में, हर कंट्री में। वो हर जगह उन्होंने जो है अपना व्यवहार बनाया है और निरंतर हर देश जो हैं और जो कंट्री हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत से हमारा व्यापार बढ़े। और कुछ समय में 6 महीने में का वक्त ज़रूर लगेगा। इतनी शॉर्ट टाइम में जो है प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है कि एकदम आप किसी का रोज़गार छीन लीजिए या किसी पे एकदम इतना टैरिफ बढ़ा देना, ये बिल्कुल ब्लैकमेलिंग वाली नीति है और ये ट्रंप की नीति चल नहीं पाएगी। अब क्या है कि धीरे धीरे जो मोदी जी ने एक ज़मीन बनाई है विदेशों में, और जो और स्टेट हैं मतलब और जो देश हैं वो सब जो हैं भारत की तरफ खींचे आ रहे हैं और भारत निरंतर जो है उनसे उसमें टच में है। और मोदी ये तुम्हारे अमेरिका जो है, ट्रंप जो है खुद अपना माथा पकड़ के बैठे। वर्तमान अमेरिकी सरकार के फैसले से गाजियाबाद के भी उद्यमी पे इसका असर पड़ेगा। लगभग गाजियाबाद से यूएसए को जो एक्सपोर्ट होता है लगभग 292 मिलियन के आसपास है। हमारे जो निर्यातक हैं वो इसका प्रयास कर रहे हैं कि उनका नुकसान न्यूनतम हो और इसके जो बेहतर विकल्प हैं वो तलाशे जा रहे हैं। आगे सरकार का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार हम अपने एक्सपोर्टर्स को अवगत कराएं ताकि इसका असर कम से कम। हाँ, वर्ल्ड में जो भी हमारे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जहाँ जहाँ संभावित मार्केट हो सकती है उनको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उस नुकसान की भरपाई की जा सके। अकेले अमेरिका ही ऑप्शन नहीं है हमारा। इससे सभी को नुकसान होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा। गाजियाबाद भी इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, मेनली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को। शॉर्ट टर्म में नुकसान तो होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एग्रेसिवली जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं और कंट्रीज़ के ब्लॉक्स हैं उनके साथ जो ट्रेड डील साइन कर रहा है, जैसे दुबई, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ट्रेड डील साइन हो चुकी है और यूरोपियन यूनियन और एशियन कंट्रीज़ के साथ वर्क्स में है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 1 साल में हमारे ये जो सब इफेक्ट है इन ट्रंप के टैरिफ्स का, इनके इफेक्ट मिटिगेट हो जाएंगे। इस साल में, ये जो आने वाला साल है जो 2025-26 जो चल रहा है, इसमें हमारी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट पिछले साल से ट्रंप के टैरिफ्स के बावजूद 2.3% बढ़ने वाला है, ऐसी प्रेडिक्शन है। तो हम भारत तो इन मिस्टर ट्रंप के टैरिफ्स के बावजूद पुनः मजबूत होकर उभरेगा, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी अगले कुछ महीनों में। खबर सोनभद्र से है, जहां बीएसए कार्यालय पर महिला शिक्षक से अभद्रता के आरोप के बाद शिक्षकों का गुस्सा फूटा है। संविदा कर्मी की बदसलूकी और बीएसए की कथित दबंगई के विरोध में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिक्षक सड़क पर उतर आए। सीसीएल से जुड़ी मांग पर पहले से नाराज शिक्षकों का कहना है कि बीएसए ने महिला शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा मामला जो है वो गर्मा गया है। ऐसे में आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जनपद सोनभद्र के जिला अधिकारी कार्यालय पर आज दर्जनों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं एवं शिक्षक पहुंचे हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार इनका कहना है कि बीएसए कार्यालय में कार्यरत बीसी अरविंद पाठक के द्वारा एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद उन्होंने बीएसए कार्यालय में पहुंचकर अधिकारी से शिकायत की, लेकिन अधिकारी द्वारा भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद सभी आक्रोशित महिला शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मामले में जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मामले में महिला शिक्षिका का कहना है कि जहां एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, ऐसे में अधिकारियों के द्वारा महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर आज सभी महिलाएं जिला कलेक्टर में पहुंची हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। सोनभद्र से आर्यन टीवी के लिए भरत कुमार की खास रिपोर्ट।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।